देवरानी मेरी भोली है। ये कहानी है एक संयुक्त परिवार की, जहाँ देवरानी जिठानी अपने पतियों और सास ससुर के साथ एक ही घर में रहा करती थी। भैया आजकल गर्मी बहुत पड़ने लगी है, इसलिए मैंने सोचा है कि एसी ले लिया जाए। बॉबी, तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 50,000 का एसी खरीद सकूं। तुम्हारी इच्छा है तो अपने कमरे में लगवा लो। आपने ऐसा सोचा भी कैसे भैया? अगर एसी लगेगा तो तीनों कमरों में एक साथ लगेगा। पैसों की चिंता आप मत करिए, वो सब मैं देख लूंगा। बॉबी, हाथी खरीदना आसान होता है लेकिन पालना मुश्किल। अरे हर महीने जो लंबा चौड़ा बिल आएगा उसे कौन भरेगा? भैया मैंने कहा ना, आप चिंता मत करो, सब मैं देख लूंगा। बिल के डर से क्या जीवन भर गर्मी में सड़ते रहेंगे। बॉबी का बिजनेस अच्छा चल रहा था, उसकी इनकम अच्छी थी, जबकि बड़ा भाई विकी एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर था। उसकी तनख्वाह सीमित थी, इसलिए वो घर खर्च के लिए सीमित ही पैसे दे पाता था। बड़े भाई की आर्थिक स्थिति समझते हुए बॉबी अधिकांश बड़े खर्च खुद ही उठा लिया करता था। एक दिन बोबी भाई, एक बढ़िया स्कीम लेकर आया हूँ। एक ऐप है, आपको उसे डाउनलोड करना है और उसमें पैसे लगाने हैं। आपको आपके पैसे का 2 गुना पैसा मिलेगा, गारंटीड। अरे पैसा कमाना कोई हलवा है क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे बॉबी भाई, होता है। ये लोग हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते और फिर उस पैसे से बढ़िया बढ़िया रिटर्न कमाकर मुनाफा आपको देते हैं। बॉबी पहले तो काफी नानुकुर करता है, लेकिन फिर दोस्तों की बात में आकर कुछ पैसे लगा ही देता है। वाकई श्याम की बात सच निकलती है और 10 दिन में उसका पैसा डबल हो जाता है। अरे वाह, अभी तो मैंने बस 50,000 लगाया था। अगर मैं 10 लाख लगाऊं तो मुझे 20 मिल जाएगा। जल्दी पैसा कमाने के लालच में आकर बॉबी गलती कर बैठता है और क्लाइंट की पेमेंट के लिए रखा हुआ पैसा उठाकर मार्केट में लगा देता है। ये नहीं हो सकता, मेरे 10 लाख रुपए डूब गए। अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? वही हुआ जिसका बॉबी को डर था। पैसा ना मिलने पर क्लाइंट ने माल नहीं दिया और पिछले रकम के भुगतान के लिए भी दबाव बनाने लगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने उस श्याम की बातों पर यकीन कर लिया और सारा रुपया गंवा बैठा। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर देनदारों को बकाया नहीं दिया तो दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। सुनिए ना, वैलेंटाइन डे आने वाला है, इस बार ना मुझे डायमंड रिंग बनवा दो। मैं भी अपनी सहेलियों को दिखाकर खुश हो जाऊंगी। क्या हर समय हीरा सोना चांदी करती रहती हो? बस यही चलता रहता है क्या तुम्हारे दिमाग में? अरे दुनिया में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कभी उनकी तरफ भी अपना ध्यान लगाया करो। अरे ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं दिलवाना तो मत दिलवाओ, बात तो ठीक से करो कम से कम। रिंकी देखो, मेरा मूड बहुत खराब है। बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। यहाँ सब बेचने की नौबत आ गई है और तुम डायमंड खरीदने की बात कर रही हो। मेरी सारी जमा पूंजी, डिपॉजिट सब चला गया। मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया रिंकी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। आप परेशान मत हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे हमारे लिए। कुछ दिन बाद बॉबी, इस महीने तुमने घर खर्च में अपना शेयर नहीं दिया। पिछले महीने भी तुमने आधे ही पैसे दिए थे। ऐसे कैसे काम चल पाएगा? मेरे पास भी खर्चे हैं। तुम्हारे ऊपर तो अभी बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं है, लेकिन मुझे तो अपनी सीमित तनख्वाह में से ही दोनों बच्चों को भी देखना होता है। भैया मेरा बिजनेस बहुत घाटे में जा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पैसों का इंतजाम करने की। भाभी ये तो गलत बात है ना, आज तक घर की ज्यादातर जिम्मेदारी हम ही उठाते आए हैं। आज इन्हें बिजनेस में घाटा हो गया तो भैया ने इन्हें पैसे के लिए टोक दिया। आपको भैया को समझाना चाहिए था, उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा। संकट में सबसे पहले उनके अपने घर वालों ने ही उनका साथ छोड़ दिया। अरे तुम गलत समझ रही हो रिंकी। भैया अच्छा कमाते हैं, इसीलिए घर की जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, लेकिन हमारी कमाई उतनी है नहीं ना, तो कैसे खर्चा उठा पाएंगे? बच्चों की फीस, माँ बाबूजी की दवाइयाँ, तुम समझती हो ना घर में कितना खर्चा है। रिंकी जिठानी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मुंह बनाकर अपने कमरे में लौट आती है। देखा आपने, बस 1 महीना हम पैसा नहीं दे पाए तो भैया ने सामने से आपको टोक दिया। अरे आज हम मुसीबत में हैं तो सब आंखें दिखा रहे हैं, वरना आज तक ऐसा हुआ है कि घर खर्च में आपने अपना हिस्सा ना दिया हो, बल्कि आप तो खुद घर के ज्यादा से ज्यादा खर्च अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हो। भैया भी तो मजबूर है, वो खुद जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं। बस बस रहने दीजिए आप। देख लिया मैंने आपके घर वालों को। कल माँ जी भी ना मुझे पैसों का ताना दे रही थी। यही है दुनियादारी, पैसे जाते ही सबसे पहले रिश्तेदार अपनी असलियत दिखा देते हैं।
आप चिंता मत करो, आपको अपने ही घर में ऐसे छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पापा से बात करती हूँ, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। नहीं रिंकी, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पापा से पैसे लूं। अपने घर में सबकी 4 बातें सुनना तो तुम्हें बर्दाश्त है, लेकिन मेरे पापा से पैसे लेकर सम्मान से अपना बिजनेस चलाना मंजूर नहीं। अरे मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, उनका जो भी है सब मेरा ही तो है। और मुझे पूरा यकीन है पापा को आपकी मदद करने में खुशी ही होगी। रिंकी के बार बार समझाने पर बॉबी अपने ससुर तुकाराम से पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। बेटा, रिंकी ने बताया कि तुम्हारा बिजनेस बहुत घाटे में चला गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर काफी कर्ज हो गया है। वैसे तो मैं रिश्तेदारी में रुपयों का लेन देन करना कुछ खास पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ बात मेरी बेटी रिंकी के जीवन की है, इसलिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तुम पैसा ले लो और अपने बिजनेस में लगा दो। व्यापार में तो नफा नुकसान चलता ही रहता है पापा जी। आज मुझे नुकसान हुआ है, कल को फायदा भी होगा। जैसे ही मेरा बिजनेस चलने लगेगा मैं आपके रुपए वापस कर दूंगा। बेटा, 30 साल से मैं व्यापार कर रहा हूँ और व्यापार का गुणा भाग मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मेरा मूल तो तुम वापस कर दोगे, लेकिन ब्याज का क्या? और एक अच्छा व्यापारी कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता। मैं कुछ समझा नहीं पापा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक नहीं समझते क्या? चिंता की कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम अपना काम आगे बढ़ाओ। तुकाराम ने मजाक कहकर बात को खत्म तो कर दिया था, लेकिन बॉबी को कहीं ना कहीं रिंकी के पिता की कही हुई बातें खटक रही थी। उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन तुकाराम का फोन दामाद बॉबी के पास आता है। बॉबी बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा व्यापार? कोशिश कर रहा हूँ पापा जी, लेकिन अभी तो कुछ खास सुधार नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि सब सही हो जाएगा। अपना पैसा तो डुबा ही चुके हो, मेरा पैसा भी तो ले नहीं डुबोगे ना? अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। बहुत अच्छी बात है, लगे रहो लगे रहो। अच्छा, मैंने ना तुम्हें एक काम के लिए फोन किया था। आज जरा दिल्ली गेट से दुकान का थोड़ा सामान उठाना था। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का 15 दिन से छुट्टी पर है। अगर तुम जाकर सामान ले आओगे तो हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। आप परेशान मत होइए पापा जी, मैं जाकर ले आता हूँ। अच्छा, आते हुए ना थोड़ी सब्जियां भी लेते आना। लेकिन पापा जी, सब्जी मंडी तो बिल्कुल उल्टी दिशा में है, उधर जाने में तो 1 घंटा लग जाएगा। अरे कोई बात नहीं ना बेटा, वैसे भी पूरा दिन तुम दुकान पर मक्खी तो मारते हो। कुछ काम करोगे तो तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा ना। लेकिन बेटा, दिशा चाहे जो भी हो, सब्जी की जरूरत है तो लानी तो पड़ेगी ही ना। जी ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। बॉबी पहले दिल्ली गेट जाकर दुकान का सामान रिसीव करता है और फिर सब्जियां खरीद कर अपने ससुराल देकर आ जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद अरे बेटा, पैसा लेते समय तो तुम बड़े प्यार से बात कर रहे थे, और अब कभी पूछते भी नहीं कि ससुर जी क्या हाल चाल है। कहीं उसे किसी चीज की जरूरत हो तो पहुंचाना ना पड़ जाए, यही डर है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पापा जी। आप बताइए ना, अगर कोई काम है तो। मैंने काम के लिए तो कभी मना नहीं किया। बेटा, कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पर, एक छोटी सी पार्टी समझ लो। अच्छा, तुम्हें इस पार्टी में आना जरूर है। मैं अपने दोस्तों से तुम्हें मिलवाता हूँ, सब बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम्हारा फायदा ही होगा। कल तो मुझे दुकान पर थोड़ा काम है, आप कर लीजिए पार्टी, मैं फिर कभी मिल लूंगा। देखो बेटा, तुम्हारा बिजनेस तो ठप हो गया है, और मेरा अनुभव यही कहता है कि अब तुम चाहे जितने जतन कर लो, वो फिर से चलने वाला नहीं है। आखिर कब तक उस मरे हुए शेर में जान फूंकते रहोगे? हम तो यही कहेंगे कि तुम आओ, आकर हमारा काम संभालो, अपनी काबिलियत हमारे बिजनेस में दिखाओ। मेरा जमा जमाया काम है, इससे अच्छा मौका तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। पापा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा बिजनेस कभी नहीं चलेगा। बस कुछ दिनों की बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी ही मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे तक घर पर पहुंच जाना। अगले दिन सुबह बॉबी अपने ससुराल पहुंचता है तो देखता है कि ससुर तुकाराम आराम से घर पर बैठा हुआ है। अरे पापा जी, मेहमान नहीं आए क्या? मेहमानों को आने में अभी समय है। तुम्हें सुबह 10 बजे मैंने इसीलिए बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर तैयारी में थोड़ी मदद कर सको। चलो,
अब तुम जाओ, जाकर बाजार से थोड़ा राशन और बाकी का सामान भी ले आओ। फिर घर पर आकर मेहमानों के स्वागत की तैयारी करवा देना। थोड़ी ही देर में मेहमान आने लगते हैं। अरे तुकाराम जी, ये आपका दामाद है क्या? जी जी भाई साहब, बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारे दामाद ही हैं। करते क्या है आपके दामाद? जी, मेरा कपड़ों का एक छोटा सा बिजनेस है। बिजनेस है नहीं, बिजनेस था। बिजनेस तो तुमने पूरा चौपट कर दिया है, अब उसमें है जैसा बचा ही क्या है। तुकाराम की बात सुनकर उसके सभी मित्र हंसने लगते हैं। अरे भाई साहब, पूरा 10 लाख की चपत लगवाई है साहबजादे ने। अब बेटी का चेहरा देखकर सारा घाटा हमें ही सहना पड़ा, क्या कर सकते हैं। एक बात बताइए, बिजनेस कर पाना हर किसी के बस का होता है क्या? व्यापार को चलाने के लिए लोमड़ी जैसी बुद्धि और बगुले जैसा ध्यान चाहिए होता है, और ये खूबियां सभी में होते नहीं। पापा जी, आपको मेरे व्यापार का घाटा सहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस आपसे उधार पैसे लिए हैं और ये वादा भी किया है कि समय आने पर मैं आपका पूरा रुपया चुका दूंगा। देख रहे हैं आप तेवर इनके। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सिर्फ कह देने से रकम चुकता नहीं हो जाती। 10 लाख कितनी बड़ी रकम होती है, समझते भी हो तुम? 10 लाख रुपए कमाने में आधी उम्र बीत जाएगी तुम्हारी। हम तो कह रहे हैं कि यहीं आकर हमारे पास रहो और हमारा व्यापार संभालो, नफा नुकसान सब हम देख लेंगे। लेकिन ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। तुकाराम की बातें अब बॉबी के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, इसलिए वो उठकर वहां से सीधा अपने घर आ जाता है। रिंकी के पापा से पैसे लेकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। घर के काम तो मुझसे करवाते ही थे, लेकिन आज तो उन्होंने अपने दोस्तों के सामने भी मुझे बेइज्जत कर दिया और बार बार मुझ पर अपने यहाँ आकर रहने के लिए दबाव बना रहे हैं। सो अलग, अगर इस समय रिंकी से मैंने कुछ भी कहा तो वो तो यही समझेगी कि मैं उसके पापा की भलाई का बदला उन्हें दोष देकर चुका रहा हूँ। इसलिए जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, मुझे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। कुछ दिन बाद, ये ले बेटा, पूरे 10 लाख रुपए हैं। ये रुपये ले जाकर तू अपने पापा को दे देना। लेकिन माँ जी, आपके पास इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? मैंने अपने और बड़ी बहू के सारे गहने बेच दिए हैं। उन्हीं गहनों को बेचकर मैंने 10 लाख रुपए का इंतजाम किया है। लेकिन आपको गहने बेचने की क्या जरूरत थी? पैसा तो मेरे पापा ने दे ही दिया था, और उन्हें पैसा लौटाने की ऐसी कौन सी जल्दी थी आपको कि ये कदम उठाना पड़ा? इतनी भी भोली मत बनो रिंकी, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आंखों देखी मक्खी निगलना कोई तुमसे सीखे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या तुम्हें पता नहीं कि जब से तुम्हारे पापा ने बॉबी को पैसे दिए हैं, उन्होंने उसका जीना मुश्किल कर दिया है? अरे क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे पापा ने, और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं? क्या बॉबी ने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। मैं अभी बॉबी को यहाँ बुलाती हूँ। सिर्फ बॉबी को नहीं, अपने पापा को भी यहाँ बुलाओ। अब जो भी बात होगी सबके सामने होगी। रिंकी गुस्से में अपने पापा और बॉबी दोनों को फोन लगाती है और उन्हें घर बुलाती है। कुछ देर बाद बॉबी और तुकाराम दोनों घर आ जाते हैं। पापा, क्या आपने बॉबी के ऊपर पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया था? सच सच बताइएगा पापा, झूठ मत बोलना। ये क्या बताएंगे, सच मैं बताता हूँ। मदद करने के नाम पर 10 लाख रुपए देने के बाद इन्होंने जैसे मुझे अपना गुलाम बना लिया। मुझसे घर का राशन मंगवाया, सब्जी भाजी मंगवाई, अपने दोस्तों के सामने बुलाकर बेइज्जत किया। इतना ही नहीं, दुकान पर काम करने वाले नौकरों की जगह मुझसे काम करवाया। और जब इतने से भी तुम्हारे पापा का पेट नहीं भरा तो इन्होंने मुझे घर में घर खर्च देने से मना कर दिया। कहते हैं दुकान से जो भी कमाई होगी वो सारा पैसा इन्हें देना होगा। जब मैंने इन्हें हमारे पारिवारिक मामले के बीच में बोलने के लिए मना किया तो इन्होंने मुझसे अपने 10 लाख रुपए तुरंत लौटाने के लिए कहा। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मैं ऐसे खड़े खड़े अचानक आपको 10 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूंगा? अगर नहीं दे सकते तो कल से तुम यहाँ मेरे साथ इस घर में रहोगे और मेरा बिजनेस संभालोगे। अपना कर्ज वसूलने के लिए तुम्हारे पापा मुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं। मैं ये क्या सुन रही हूँ पापा? जवाब दीजिए, क्या ये सच है? बॉबी बेटा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहा हूँ। मैं बस यही कहना चाहता था कि अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा तो छोड़ो उसे। उसके पीछे अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे साथ मेरा व्यापार संभालो।
आपने मेरे पति को घर जमाई बनाने के लिए दबाव बनाया और अब आप कह रहे हैं कि आपका वो मतलब नहीं था। इतनी बड़ी बात सोचने से पहले आपको एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी पापा। अपने ससुराल में मेरा सर शर्म से नीचा कर दिया। अगर यही सब सहना होता तो हम पैसा कहीं और से भी तो उधार ले सकते थे, लेकिन मैंने ही बॉबी को कहा था कि मुझसे ज्यादा पापा के लिए इस दुनिया में और कुछ भी जरूरी नहीं है, वो बिना सोचे हमारी मदद कर देंगी। लेकिन मैं गलत थी पापा। बॉबी, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मुझे अपने पापा पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, लेकिन आज मुझे सबक मिल गया है कि ससुराल की बातें मायके में बताने से मदद मिले ना मिले, ससुराल की इज्जत जरूर चली जाती है। पापा, अपने दोस्तों के सामने मेरे पति का अपमान करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप सिर्फ बॉबी का नहीं मेरा भी अपमान कर रहे हैं? लाइए माँ जी, 10 लाख रुपए मुझे दीजिए। कर्ज वापस लौटाने का समय आ गया है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। मुझे तो लगा था कि तुझे अपने माँ बाप के साथ रहने में खुशी होगी। मैंने तो ये सब तेरे लिए ही किया। आपने ऐसा सोचा भी कैसे पापा? मेरे लिए मेरे पति का सम्मान सबसे बढ़कर है और अब मेरी शादी हो गई है पापा। मेरा घर यही है जहां आपने मुझे विदा करके भेजा था। अब आप अपना रुपया लेकर जाइए यहाँ से। आपका पैसा तो आपको वापस मिल गया भाई साहब। मेरे बेटे का खोया हुआ सम्मान क्या आप लौटा सकेंगे? तुकाराम को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। वो हाथ जोड़कर रिंकी के ससुराल में सबसे माफी मांगता है और अपने पैसे लिए बिना ही वहां से लौट जाता है।